नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट के बारे में। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। कैसे शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 7। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमें बताता है किसके बारे में? नगर पालिका के राजस्व के बारे में। किसके बारे में बताता है? नगर पालिका के राजस्व के बारे में। सिंपल सी बात ये बताई जाती है इसके अंदर कि नगर पालिका है वो कहाँ-कहाँ से पैसे ले सकती है ना? कि नगर पालिका के पास कोई फंड होगा, एक निधि होगी, उसके अंदर पैसा आएगा कहाँ-कहाँ से, पैसा किस प्रकार से नगर पालिकाओं के पास आता है, हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये शुरू होता है धारा नंबर 101 से लेकर के धारा नंबर 140 तक चलेगा। कब तक चलेगा? धारा 101 से लेकर के धारा 140 तक। टोटल 40 धाराएं पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। और 40 की 40 धाराएं किससे संबंधित रहेगी? कि नगर पालिकाओं के पास पैसा किस हिसाब से आता है, वो कर कौन कौन से लगा सकते हैं, उनको ग्रांट कैसी किस प्रकार से मिलती है, उनको बाहरी ग्रांट कौन सी मिलती है, उनको आंतरिक पैसा कौन सा होता है, इनका आंतरिक फंड कौन सा होता है, इसके साथ साथ में टैक्स कौन से लगाए जाते हैं, कौन कौन से जुर्माने लगाए जाते हैं, कौन सा फीस ये चार्ज कर सकते हैं, है ना? इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर के अंदर? चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर नंबर 7 सबसे पहली बात किससे संबंधित है? नगर के राजस्व से संबंधित है। नंबर 2 बात, आर्टिकल को कहां से लेकर कहां तक है? आर्टिकल नंबर 101 से लेकर के आर्टिकल नंबर 140 तक ये संबंधित है। पढ़ना शुरू करें इसके बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है, धारा आती है धारा 101, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। क्या है? नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। सबसे पहले एक चीज को समझिए आप लोग। देखिए, हम देखते हैं कि ये कोई है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। तो नगर पालिका का कोई ना कोई फंड होगा, नगर पालिका का कोई अकाउंट होगा, नगर पालिका की कोई निधि होगी, नगर पालिका की कोई फंड होगा। ठीक है, इस नगर पालिका के फंड में कुछ प्राप्ति आएगी, आएगी प्राप्तियां, जिन्हें रिसिप्ट बोला जाता है। इसके अलावा हम देखें कुछ खर्चा होता है इसके अंदर से। क्या होता है? खर्चा होता है। भाई, अपने नगर पालिका से संबंधित जितने भी खर्चा हो कहां से करेंगे? इसी अकाउंट से तो करेंगे। अच्छा, इस अकाउंट में पैसा कहां से आएगा, प्राप्तियां कहां से आएगी, उनके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्राप्तियां बेसिकली होती है दो प्रकार की। एक तो होती है बाहरी या बाह्य, एक होती है आंतरिक। बाह्य किस प्रकार से? जैसे कि मान लो राज्य सरकार उनको कोई ग्रांट दे रही है, राज्य सरकार उनको पैसा दे रही है, तो वो हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद केंद्र सरकार अगर इनको कोई पैसा दे रही है तो वो हो जाएगा इसके अंदर। तीसरे नंबर पे हम देख लेंगे कि कोई जैसे वर्ल्ड बैंक इनको कोई फंडिंग कर रहा है ना, या कोई अन्य देश जैसे जापान अगर क्या कर रहा है, इनको कोई फंडिंग दे रहा है कि आपको इसके अंदर काम करना है, या किसी प्रकार की ग्रांट हो, या अपन बात करें किसी प्रकार का कोई अनुदान हो, तो इन सभी चीजों पर नगर पालिका का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। पहली बात समझाई। ये जो कौन से है? बाह्य है। उसके बाद आता है आंतरिक। आंतरिक के अंदर क्या क्या देखेंगे? जिस प्रकार से ये कर लगा सकते हैं, कोई जुर्माना लगा सकते हैं, किसी चीज का चार्ज कर सकते हैं, है ना, कोई किराया ले सकते हैं। ये सारी सारी चीजें क्या है? इनके आंतरिक रिसोर्सेज होते हैं जिनसे इनके पास पैसा आता है। बाह्य रिसोर्सेज हमें अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? आंतरिक रिसोर्सेज के बारे में। कि आंतरिक रिसोर्सेज के अंदर जो पैसा आता है वो किस किस हिसाब से आता है। हम कोई कर लगा सकते हैं। कर कौन कौन से प्रकार के कर होंगे, किन किन पे लगेगा, किन किन को छूट मिलेगी, वो सारी सारी बातें इसके अंदर देखेंगे। इसके साथ साथ जुर्माना, जुर्माना किस किस चीजों पे लगाया जा सकता है, कैसे जुर्माने से बचा जा सकता है, जुर्माने के मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, वो सारी देखते हैं। जैसे स्टाम्प ड्यूटी होगी, क्या होगी? स्टाम्प ड्यूटी होगी। ये भी किसके अंदर आएगा? आंतरिक के अंदर आएगा। किसी प्रकार का चार्ज हो गया, जैसे मान लो आपने कोई सभा करवाई, तो सभा करवाने से पहले आपको उसका कोई शुल्क देना पड़ेगा। सभा करवाने के लिए भी इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, इतने लोग इकट्ठा होंगे, तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की भी जरूरत पड़ेगी। तो सारी सुविधाएं अगर नगर पालिका प्रोवाइड करवा रही है तो आपसे क्या करेगी? वो चार्ज लेगी। कोई किराया, जैसे आपको भवन है, भवन का किराया देना पड़ रहा है। स्टाम्प ड्यूटी, आप जब भी कोई अपन आगे पढ़ेंगे, सारी सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि नगर पालिका की एक निधि होती है, नगर पालिका का एक फंड होता है, जिसके अंदर कुछ रिसिप्ट होती है और कुछ अपना एक्सपेंडिचर होता है, कुछ खर्चा होता है। ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट जो हमें धन इसके अंदर हम डालते हैं, धन इसके अंदर प्राप्त होता है, वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो बाह्य रिसोर्सेज और एक होता है आंतरिक रिसोर्सेज।
एक्सटर्नल और इंटरनल। अच्छा, एक्सटर्नल क्या होता है? जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता किसका? नगर पालिका का, क्योंकि वो केंद्र सरकार उनको पैसा दे रही है या राज्य सरकार उनको पैसा दे रही है तो वो अपने हिसाब से देगी। अगर वर्ल्ड बैंक उनको पैसा दे रहा है तो वो अपने हिसाब से देगा। अगर जापान है या कोई ट्रस्ट बनी, जैसे टाटा ट्रस्ट काम कर रही है, महिंद्रा ट्रस्ट काम कर रही है, तो वो अपने हिसाब से पैसा देंगे। तो इनके ऊपर किसी भी नगर पालिका का कोई भी अधिकार आधिपत्य नहीं होता है। इसलिए हम उनको किसके अंदर काउंट करते हैं? बाह्य रिसोर्सेज के अंदर। फिर आती है बात आंतरिक रिसोर्सेज। आंतरिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनसे खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है ना। कंट्रोल कैसे रहता है? वो कौन कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, इन पे उनका खुद का कंट्रोल है। जुर्माना, उसके बाद चार्ज, किसी प्रकार का चार्ज लिया जा रहा है, कोई शुल्क लिया जा रहा है, कोई किराया लिया जा रहा है, कोई स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है, तो ये सारी चीजें आती है इन्हीं के अंदर ही, है ना। अब देखते हैं और पढ़ना बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आंतरिक राजस्व, मैंने बताया था ना बाह्य और आंतरिक। अपन बात करें आंतरिक, निम्न प्राप्तियां आंतरिक राजस्व कहलाती है। निम्न जो रिसिप्ट मैंने बताया था वो आंतरिक राजस्व कहलाती है। कौन कौन सी? नगर पालिका द्वारा वसूले गए कर। नगर पालिका किसी प्रकार का कर वसूलती है, वो क्या कहलाते हैं? नगर पालिका द्वारा वसूले कर किसके अंदर आएंगे? आंतरिक राजस्व में आएंगे। नागरिक सेवाओं के नगर पालिका द्वारा वसूली गई फीस। नागरिकों द्वारा कोई भी चीज को अपने यूज किया गया है, उसके लिए कोई भी फीस उन्होंने यूज की है, तो उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक राजस्व कहलाएगा। या फिर नगर पालिका द्वारा वसूला गया कोई भी प्रकार का जुर्माना। ये सभी चीजें किसके अंदर आएगी? नगर पालिका के आंतरिक राजस्व के अंदर। सबसे पहले देखना है धारा नंबर 101 कहती है। धारा नंबर 101 ये कहती है कि जो अपने नगर पालिका है, नगर पालिका के पास आंतरिक जो राजस्व है वो किस किस प्रकार से आ सकता है। तो हमने देखा 3 प्रकार से। या तो हम किसी फीस के रूप में ले लिया, कुछ चार्ज ले लिया हमने, है ना, जैसे लाइसेंस बनाया उसका कोई चार्ज ले लिया, स्टाम्प ड्यूटी ली उसका कोई चार्ज ले लिया, या कोई प्रकार का टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। भाई राजस्थान गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब ये टैक्स है, ये टैक्स क्या करना? आप ले लेना, है ना। क्योंकि अगर मान लो सरकार है, सरकार पहले जाकर टैक्स लेने के बाद पैसा इकट्ठा करे, पैसा इकट्ठा करके नगर पालिका को दे। इससे अच्छा वो क्या करे? उस नगर पालिका को बोल दे कि आप एक काम करो, ये टैक्स आप ही कलेक्ट कर लेना, आप ही रख लेना, और इसका जनमानस जो भी कल्याण के लिए आप कल्याणकारी योजना में इसका क्या करना? उपयोग कर लेना, है ना। तो एक तो टैक्स हो गया, एक कोई फीस वगैरह वसूल ली। तीसरा क्या हो? कोई जुर्माना हो गया, जैसे मान लो किसी ने अतिक्रमण कर रखा है उस पर जुर्माना लगा दिया, किसी ने अगर पार्किंग नहीं है जिसके घर पे उसको जुर्माना लगा दिया। इस प्रकार से जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं ना। तो 3 प्रकार हमने यहाँ पे देख चुके हैं। आगे देखते हैं धारा 102। ये इसका बताया गया कि बाध्यकारी कर कौन कौन से हैं। कर कौन कौन से लगाए जा सकते हैं? कर सिंपल सी बात एक समझो, मैंने अभी आपको बताया था राज्य सरकार क्या कहती है, एक प्रावधान जारी करती है कि हम क्या करते हैं, ये टैक्स है, 5 टैक्स, 10 टैक्स, 15 टैक्स, 20 टैक्स हैं, ये क्या करें? जो नगर पालिका वो खुद ही लगा ले। इनसे जो भी प्राप्तियां हो उनका क्या कर सके, उनको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से यूज कर ले। ये बात कौन कहते हैं? राज्य सरकार कहती है। तो राज्य सरकार कौन कौन से कर है जो इनसे लगवा सकती है? पहला कर हो गया भूमि कर, भवन कर। कौन सा हो गया? भूमि या फिर भवन पर कर। जैसे अपने भू राजस्व देखते हैं अपन, है ना, तो वो कर लगाया जाता है भूमि पर। अगर अपन बात करें भवनों पे, जब जो बड़े शहर हैं, है ना, उनके ऊपर क्या किया जाता है? उनको बताया जाता है कि आपको सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवा रही है, पेड़ पौधे लगवा रही है, पूरा पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो आपका जहाँ पे घर है उसके रख रखाव, उसकी सुरक्षा के लिए सारे कैमरे वगैरह लगा रही है। कौन लगा रही है? नगर पालिका लगा रही है, सरकार लगा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज का रहने का टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉमिनल सा टैक्स होता है। तो ये क्या कहलाता है? भूमि कर कहलाता है या फिर भवन कर कहलाता है। नंबर 1 बात। व्यवसाय, रोजगार, पैसे से संबंधित कर। अगर कोई व्यक्ति है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है तो उसकी सैलरी के हिसाब से उसके ऊपर कोई पैसा कर रहा है, उसके हिसाब से उस पर क्या लगाया जा सकता है? कर लगाया जा सकता है। पुल, सड़क आदि पर टोल लगाना। जैसे कि पुल बनाया हुआ है या कोई सड़क बनाई हुई है, उसके ऊपर क्या लगाना? टोल लगा देना। सिंपल सी बात को समझो। मान लीजिए अपने कोई नगर पालिका है, मान लो कोई एक सरकार है, सरकार को क्या चाहिए? एक सड़क बनवानी है, ठीक है। और सड़क बनवाने के लिए राजस्थान के अंदर अगर अपन स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर कौन डिपार्टमेंट है इसका? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। कौन है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। और अगर अपन इंडिया लेवल की बात करें तो एनएचएआई है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं? सड़कों का बनाने का काम करते हैं। अब चूंकि इतना पैसा लगता है सड़क बनाने के लिए कि जैसे किसी को एक हाईवे बनाना है तो उसके लिए आपको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो सरकार ऐसा कहती है कि हम क्या करते हैं? ठेकेदारों को बुला लेते हैं। वो क्या करते हैं? ठेकेदारों से बोलते हैं ठेकेदार साहब आप एक काम करो, ये हाईवे बनाना है आपको, हाईवे पर कितना खर्चा आएगा? वो बोला कि 5,000 करोड़ आएगा। ठीक है, तो आप अपनी जेब से 5,000 करोड़ रुपए लगा दो। उसके बाद आप क्या करना? 10 सालों तक या 20 सालों तक इसकी मरम्मत भी आपको ही करवानी है। तो ठेकेदार बोलते साहब हम पागल थोड़ी ना है,
कि हम अपनी जेब से 5-10 हजार करोड़ रुपए लगाएं, फिर 10 साल तो उसकी मरम्मत करें और आप हमें कुछ भी नहीं दोगे। तो उस कंडीशन में सरकार कहती है कि ठीक है, आपने जब ये सड़क बना दोगे ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, टोल टैक्स लगा सकते हो कि जितने भी साधन यहाँ से गुजरेंगे उनसे आप क्या लिया करोगे, टैक्स लिया करोगे, टोल टैक्स लिया करोगे आने जाने का। और ये टोल टैक्स वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने साधन लगभग जाते रहते हैं यहाँ से, तो उनको 20 साल का 25 साल का क्या दे दिया जाता है, उनको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि 20 से 25 सालों तक यहाँ से जो भी कोई गुजरेगा उसको आपको वो क्या करेगा, आपको टोल टैक्स देकर के गुजरेगा। ये क्या होती है, टोल टैक्स लगाना। तो किसी ने मान लो पुल बनवा दिया, किसी ने सड़क बना दी, तो टोल टैक्स लगाया जा सकता है। अच्छा मान लो 20-25 साल इनके पूरे हो गए, इनके रुपए पूरे हो गए, फिर क्या होगा, टोल टैक्स क्या हटा दिया जाएगा, फिर नहीं, फिर क्या होगा, नगर पालिका अब उस पर क्या लगाएगी, टोल टैक्स लगाएगी। ठीक है, नगर अब सड़क की देखरेख का काम कौन करेगा, या तो आगे कोई ठेकेदार ले लेता है, या फिर क्या लिया जा सकता है, किसी उससे संबंधित नगर पालिका को दिया जा सकता है। तो समझाइए टोल टैक्स किसे कहा जाता है, टोल टैक्स की प्रणाली क्या है। उसके जाता है प्रदूषण कर। आप मान लीजिए आपने कोई बस्ती है, कोई शहर है, उसके अंदर क्या एक आपने कारखाना लगा रखा है, उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा क्या निकलता है, धुआं निकलता है, प्रदूषण करता है। तो प्रदूषण पे क्या लगाया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है। फिर आता है विज्ञापन पर कर। आप लोगों ने सड़कों पे देखा होगा, जैसे सड़कों पे आप जाते हो तो बीच में एक डिवाइडर होता है, डिवाइडर के ऊपर पोल लगे होते हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी होती हैं। उन पोल के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कुछ बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, है ना। इस प्रकार से जैसे ये खंबा है कहीं पे, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस प्रकार से एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एड होती है, या बैंक की एड होती है, कोई गाड़ी की एड होती है, कपड़े की, किसी न किसी ब्रांड की क्या की जाती है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो ये इनका कहना है कि अगर आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उससे भी क्या किया जाएगा, आपको फीस या फिर टैक्स इस चीज का देना पड़ेगा आप लोगों को। तो विज्ञापन पर क्या लगाया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है। या फिर अन्य कर जो राज्य सरकार चाहे, या फिर कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है राज्य सरकार चाहे तो। अब राज्य सरकार कौन से टैक्स लगा सकती है, राज्य सरकार इनको बोलेगी कि आप एक काम कीजिए, हमारे को संविधान ने मान लो 10 प्रकार के टैक्स दिए हैं कि आप लगा सकते हो राज्य के अंदर। हम क्या करते हैं, 7 प्रकार के टैक्स हम लगाते हैं, हम उनका कलेक्शन लेंगे, 3 प्रकार के टैक्स आप लगा सकते हो। तो अन्य कर या जो राज्य सरकार दे वो भी क्या कर सकती है, नगर पालिकाएं लगा सकती है। नेक्स्ट आता है, राज्य सरकार नगर पालिका को कोई भी कर वापस भी ले सकती है। जिस प्रकार से देने का अधिकार है कि कर लगाने के लिए क्षमता, पावर दी जा सकती है, वैसे कि वैसे इनसे पावर वापस भी छीनी जा सकती है। पावर छीन कौन सकता है, राज्य सरकार ही वापस कर छीन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग नगर पालिकाओं में कर की दर अलग अलग होना। जैसे में अगर अपन सिंपल सी बात करें कि हमने देखा कि जो हाउस टैक्स है, तो हाउस टैक्स में हमने देखा कि जैसे जयपुर का कोई एक कॉलोनी है, एक यहाँ पे अपने बात के साधुल शहर या अनूपगढ़ की कॉलोनी मान लेते हैं अपन ना, अनूपगढ़ एक छोटा शहर है, जयपुर एक बड़ा शहर है, बाकी नगर पालिका की एक अलग वित्तीय स्थिति होगी, अनूपगढ़ की अलग वित्तीय स्थिति होगी। तो उस कंडीशन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही एक साथ ही उनको जुर्माना या फिर जो भी टैक्स लगाया जा रहा है सेम ही लगाया जाए, नहीं लगाया जा सकता सेम उनका। इसमें से क्या किया जाता है, हर नगर पालिका अपने अपने हिसाब से टैक्स डिसाइड कर सकती है कि कितना टैक्स लगाया जाएगा। जैसे हाउस टैक्स हो गया तो जयपुर में अलग लगेगा, दिल्ली में अलग लगेगा, मुंबई में अलग लगेगा, बीकानेर में अलग लगेगा, है ना। अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यही प्रावधान क्या लिखा हुआ है, अलग अलग नगर पालिकाओं में कर की दर अलग अलग हो सकती है। यहाँ तक यही बातें समझ में। नेक्स्ट देखते हैं अपन धारा 103 के अंदर और क्या है, अन्य कर जो अध्यारोपित किए जा सकते हैं। सिंपल सी बात समझो, हमने धारा 101 के अंदर क्या देखा कि नगर पालिका के पास आंतरिक राजस्व आता किस हिसाब से है। तो हमने 3 देखे, एक तो कर के हिसाब से आ सकता है, एक कोई शुल्क वगैरह के लिए आ सकता है, एक कोई सेवा को चार्ज किया, जुर्माना लगा दिया, उस प्रकार से आ सकता है। फिर 102 के अंदर देखा कि नगर पालिका टैक्स वगैरह लगा सकती है, जुर्माने वगैरह लगा सकती है, किस किस प्रकार से लगा सकती है, कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से कर वगैरह वो लगा सकती है, बाध्यकारी कर कौन कौन से वो लगा सकती है। फिर क्या राज्य सरकार उनको अन्य से टैक्स दे सकती है, हाँ भी दे सकती है, अन्य कर दे सकती है। अच्छा, क्या राज्य सरकार उनको जो पावर दे रखी है टैक्स लगाने, क्या वो वापस छीन सकती है, हाँ भी छीन सकती है। क्या टैक्स पूरी हर नगर पालिका में सेम ही रहेगा, नहीं भाई नगर पालिका में सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर नगर पालिका की अलग अलग वित्तीय स्थिति है, तो उनको अलग अलग रूप से देखा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या देखा जाता है कि अन्य कर जो अध्यारोपित किए जा सकते हैं, और अन्य कौन कौन से कर हैं। ठीक है, राज्य सरकार की अनुमति से, किसकी अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से नगर पालिका निम्न कर लगा सकती है। सबसे पहला क्या है, नगर पालिका सीमा में चलने वाले वाहन पर कर, किसी भी प्रकार के वाहन पर भी क्या लगाया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है। आपको इसको इसके साथ डिनोट करके बताता हूं, तीर्थ यात्रियों पर या फिर पर्यटकों पर भी कर लगाया जा सकता है। सिंपल सी बात समझो, मान लीजिए अपन देखते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर है अपने सीकर के अंदर, है ना।
वहां पर क्या है, मेला लगता है, तब लगभग 15-15, 20-20 लाख के तादाद में लोग एक एक दिन में आने लग जाते हैं। अब एक दिन में लोग इतने सारे इकट्ठे होंगे तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। जगह जगह पे शौचालय खोलने पड़ेंगे, उनके लिए जो साफ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए, ठीक है, यातायात की सुविधा के लिए उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी, उनकी गाड़ियां रखने के लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, उनके रहने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो बहुत सारा उनके ऊपर क्या पड़ता है, वर्कलोड बढ़ जाता है जो वहां की नगर पालिका होती है उसके ऊपर। तो नगर पालिका क्या करती है, फिर उसकी एवज के अंदर पैसा चार्ज करती है कुछ ना कुछ। और ये पैसा किससे चार्ज किया जाएगा, पर्यटकों से ही किया जाएगा। वहां के लोगों ने तो बढ़ाया नहीं, वहां पे अधिक अधिक भार, है ना, अधिक भार किन्होंने बढ़ाया है, आने वाले पर्यटकों ने, आने वाले पर्यटकों की गाड़ियों से। तो इस वजह से नगर पालिका में चलने वाली गाड़ियों पे वो क्या लगा सकते हैं, टोल टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। आप देखोगे नगर, जैसे आप खाटू श्याम जी मंदिर में जाते हो तो उससे पहले आपको जो टोल लगा वहां पे आप टोल लेकर जाते हो, ठीक है। उसके बाद में तीर्थ यात्रियों पर, पर्यटकों पर कर लगाया जाता है, तो ये कर उसी के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। नौकाओं या फिर जहाजों पर कर, अभी राजस्थान में इतनी ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे नौकाएं चलती हो, बहुत कम लिमिटेड जगह ही है। फिर भी जहां कहीं भी जगह, जैसे अगर चंबल की बात करें तो चंबल के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी नाव चला रहा है तो उस पर क्या किया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा म्यूनसिपलिटी के द्वारा। जैसे हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में हर कोई व्यक्ति नाव नहीं चला सकता है, उसके लिए उनको क्या देना पड़ता है, गवर्नमेंट को, नगर पालिका को टैक्स देना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए अपन कई जगह पे देखते हैं, जैसे मनाली साइड में देखते हैं जो पैराग्लाइडर होते हैं, है ना, पैराग्लाइडिंग जो करवाया करते हैं, तो जो व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करवाता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले नगर पालिका में जाके पूरा लाइसेंस बनवाना पड़ता है, एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, और उसके लिए उसको क्या देना पड़ता है, वहां पे कोई ना कोई शुल्क जमा करवाना पड़ता है। तो यही सिंपल बात, यहाँ पे नौकाओं या जहाजों पर भी क्या किया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है। रोशनी पर कर लगाया जा सकता है, सभाओं पर कर लगाया जा सकता है। सभाएं मैंने बता दिया, कोई भी समाज है या कोई भी एक एरिया है जहाँ पे एक बड़ी मीटिंग करनी है, बड़ी सभा करनी है। अब सभा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको सरकारी सभागार है उसको ले लिया, या सरकारी सभागार नहीं भी लिया, जहाँ पे उनको पता है कि 10,000 लोग इकट्ठा होंगे, तो 10,000 लोग जब इकट्ठा होंगे तो हो सकता है वहां पे भगदड़ मच जाए, है ना, या फिर हो सकता है वहां पे कुछ और अन्य अप्रिय घटनाएं हो जाए। उन सभी को रोकने के लिए पुलिस का दस्ता वहां पे भेजा जाता है, पुलिस से बकायदा परमिशन ली जाती है, वहां पे उनके पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, जो भी टेम्परेरी टॉयलेट वगैरह होते हैं वो वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये सब चीजें करने की एवज में कुछ ना कुछ पैसा लगेगा ना, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस पर भी, सभाओं पर भी क्या लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है कि यार आप तो सभा करके निकल जाओगे, कल को यहाँ पे सफाई भी तो करनी पड़ेगी, तो सफाई करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, सभाओं पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। धारा 103 में यह बताया जा रहा है अन्य कर जो अध्यारोपित किए जा सकते हैं। और देखते हैं और कौन कौन से अन्य कर हैं। गैर आवासीय भवन पर कम पार्किंग होने पर, देखो आवासीय पार्किंग की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पार्किंग नहीं भी है तो भी एक बार कल चल जाता है कि आपने अपने घर के बाहर एक गाड़ी खड़ा रखी हो, सड़क पे खड़ा रखी, कोई बात नहीं। वैसे आजकल इसको भी अपना आगे पढ़ेंगे, ये रूल निकाल दिया गया कि आपके पास गाड़ी अपने पास होनी चाहिए, रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है गैर आवासीय, गैर आवासीय मतलब जो कमर्शियल यूज हो रही है बिल्डिंग। अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही है लेकिन उसके अंदर प्रॉपर पार्किंग नहीं है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है या उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, सड़क पे गाड़ियां खड़ेगी, और अगर सड़क पे गाड़ियां खड़ेगी तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, यातायात में भीड़ बढ़ेगी। इस वजह से क्या किया जाता है, उनको अलग से पार्किंग की व्यवस्था करके दी जाती है, और उनपे क्या लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई एक हॉस्पिटल है ना, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल के अंदर क्या है, 100 मरीज आ सकते हैं। अब 100 मरीज आएंगे तो 100 के 100 मरीज लगभग मान लीजिए 70 मरीज तो कम से कम गाड़ी पे आएंगे, तो 70 गाड़ियों की इसके पास क्या होनी चाहिए, कम से कम पार्किंग होनी चाहिए। और 70 गाड़ियों की पार्किंग नहीं, इसके पास मान लो 30 गाड़ियों की पार्किंग है, बाकी लोग कहाँ खड़ाएंगे, सड़क पे खड़ाएंगे। इससे क्या होगा, यातायात का गमन थोड़ा प्रभावित होगा। इस वजह से क्या किया जाता है, इनको 70 गाड़ियों की पार्किंग एक्स्ट्रा से अवेलेबल कराई जाती है, किसके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका फिर क्या करती है, इनसे चार्ज करती है। तो ये क्या है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है स्टाम्प ड्यूटी, जो कि अधिकतम कितनी हो सकती है, 10% हो सकती है। आपने भी देखा होगा कभी आप लोगों ने कोई जमीन खरीदी हो, है ना, तो जमीन खरीदी होती है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा व्हाइट कलर का A4 साइज का पेपर होता है जिसके ऊपर यहाँ पे 50 या फिर 500 लिखे होते हैं ना, यहाँ पे अशोक स्तंभ की फोटो बनी होती है, पूरा लगभग नोट जैसी एक परिकल्पना की गई होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये 500 का अगर है तो आप मान के चलना ये आपको मिलेगा 600, 650, 700 रुपए तक का। इस 500 के नोट का मतलब ये है कि आपने सरकार को क्या कर दिया है, 500 रुपए जमा करवा दिए, किसके लिए, एज ए स्टाम्प, एज ए गारंटर के रूप के अंदर 500 रुपए आपने क्या कर दिए हैं, जमा करवा दिए हैं। ये कहलाती है क्या, स्टाम्प ड्यूटी।
और जब आप इसके अंदर लिखोगे कि मैं ये जमीन है, ये जमीन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नाम कर रहा हूँ, या मैं ये जमीन इसको बेच रहा हूँ, तो जब एक जमीन दूसरे बंदे के नाम करवाई जाएगी, उस समय पे क्या किया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। वो अधिकतम कितना होगा, 10% हो सकता है जमीन से। मान लेते हैं अगर आपकी जमीन 1 करोड़ रुपए की है, तो आप पे 10 लाख रुपए तक का अधिकतम स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा सकती है। सब जगह वो वेरी करती है कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर आपका कोई घर है, ना कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, किस प्रकार की है, वो उनके हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, 10% लगाया जा सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं अग्निकर। आपके शहर के अंदर, आपके नगर पालिका के अंदर आपको ये डर रहता है कि आग लग गई तो उस समय पे संभालने के लिए कौन आएगा, तो हमें एक अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करनी होती है, एक बढ़िया गाड़ी की व्यवस्था करनी होती है, जो लाल रंग की गाड़ी होती है, टन 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 करती हुई भागती आती है जब भी कहीं आग लगती है ना। तो उसके रख रखाव के लिए उसकी ये हम एक एडिशनल सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज भी कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अग्निकर बोलते हैं। ठीक है। विज्ञापन के लिए बनाई गई संरचना पर भी कर लगाया जा सकता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक चौराया है, मान लो ना, जैसे कोई भी एक चौराया है, उस चौराहे पे जैसे आप जाओगे, जैसे कोटा साइड में जाओगे तो, या जयपुर साइड में जाओगे तो आपने देखा ही होगा, मान लो ये कोई चौराहा, कोई बड़ा चौराहा मान लेते हैं, ठीक है। इस चौराहे पे जैसे आप जाओगे तो कोने जाएंगे, यहाँ से लगने स्टार्ट होंगे बोर्ड, है ना। एक ऐसी संरचना बनी होती है, ऐसे ऐसे पोल बना होता है, तो फिर यहाँ पे क्या होती है, लाइट लगी होती है ना। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। ऐसी संरचना आपको इसके किनारे 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 बहुत मिल जाएगी, यहाँ पे भी बहुत सारी मिल जाएगी। ये क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो वो संरचना, ये संरचना वैसे और किसी यूज में तो आ नहीं रही है, ये संरचना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज में आ रही है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वे संरचनाएं जो केवल और केवल किसके लिए बनाई गई है, विज्ञापन के लिए बनाई गई है, उन पे भी क्या लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। तो टैक्स समझिए कितने प्रकार के लगाए जा सकते हैं। देखो, नगर पालिका की सीमा में चलने वाले वाहनों पर एडिशनल टैक्स लगाया जा सकता है, नौकाओं पे, जहाजों पर टैक्स लगाया जा सकता है, रोशनी पर कर लगाया जा सकता है, सभाओं पर कर लगाया जा सकता है, तीर्थ यात्रियों या फिर पर्यटकों पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ में गैर आवासीय भवन पर कम पार्किंग होने पर टैक्स लगाया जा सकता है, स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स लगाया जा सकता है। स्टाम्प ड्यूटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10% हो सकती है। हम अग्नि कर लगा सकते हैं, विज्ञापन के लिए बनाई गई संरचना पर हम क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, हम कर लगा सकते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई सारी सारी। अब आगे देखते हैं अभी धारा 104। धारा 104 में क्या होता है, प्रयोक्ता द्वारा अधिकृत करने की शक्ति। सिंपल सी बात, आप लाइनों से समझो इनको। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें उपभोक्ता क्या करता है, उन चीज का यूज नहीं करता है, तो ये टैक्स, कई टैक्स होते हैं जो सब पे लगते हैं, कई टैक्स होते हैं जिनको सिर्फ, कई शुल्क ऐसे जो केवल केवल वही व्यक्ति भरेगा जो उसका यूज कर रहा है। जैसे अपन पानी है, अपन देखते हैं पानी का कनेक्शन अपने लिया, तो हम जितना पानी पिएंगे, जितना उसको कंज्यूम करेंगे, उतने का हमें क्या करना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। अगर हमने पानी पिया ही नहीं, हमने पानी का यूज नहीं किया, तो हमें कम देना पड़ेगा। जैसे बिजली का हो गया, बिजली का हम जितनी ज्यादा बिजली यूज करेंगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा, बिजली जितनी कम यूज करेंगे उतना कम भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, अगर बिजली का कनेक्शन नहीं लिया हुआ तो हमारे को तो कोई रुपए देने की जरूरत है ही नहीं, है ना। उस प्रकार से टैक्स है। लेकिन कुछ ये अलग से टैक्स है। देखो, नालियों और सीवरेज प्रणाली के लिए चार्ज। अगर ये नालियां बनाई जाएगी तो सिंपल सी बात है, ये सरकार कह रही है कि देखो हम आपको नालियां बना रहे हैं, सीवरेज बना रहे हैं, आपका जितना भी कचरा है, घर का कचरा सारा उठा करके हम कहीं बाहर ले जा करके छोड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हमें इसके बदले टैक्स दोगे। तो एक तो टैक्स होगा ये, नालियों और सीवरेज प्रणाली के लिए क्या लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। फिर है ठोस कचरा प्रबंधन के लिए चार्ज। ठोस कचरा प्रबंधन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इससे आप ऐसे समझो, आपने सुबह सुबह देखते हो गाड़ियां आती है ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। तो वे गाड़ियां क्या करती है, घर से, एक के घर से कचरा उठाती है। कचरा उठाने के बाद वो क्या करती है, एक शहर के मेन जगह पे जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उनसे कचरा सारा सा उठा के ट्रकों में लोड किया जाता है। फिर ट्रक क्या करते हैं, उन कचरों को शहर से बहुत दूर लेकर के जाते हैं, वहां पे डंपिंग ग्राउंड होते हैं, उन डंपिंग ग्राउंड में कचरा रखा जाता है। उन कचरे से फिर कईयों को रिसाइकिल किया जाता है, कईयों को दफनाया जाता है, कईयों को खत्म किया जाता है। जो भी उनकी प्रोसीजर है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे आपके जो वॉशरूम हो गया, वॉशरूम के अंदर जो अपना जितना भी कचरा जो होता है सेफ्टी टैंक से अपन लेकर के जाते हैं, वो भी किसके अंदर आएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा। जब इतना सब सरकार कर रही है तो सरकार बोलती है आपको इसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी टैक्स लिया जा सकता है। पार्किंग चार्जेस। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, जाते से देखते हो हॉस्पिटल हो गया या कोई मंदिर हो गया ना, या कोई सरकारी संस्था होगी, जैसे आप वहां पे जाओगे, हाथों हाथ एक बंदा है येलो कलर की या पिंक कलर की पर्ची लेके आता है, येलो साहब ये क्या है, पार्किंग का शुल्क है। तो पार्किंग शुल्क कौन ले रहा है, नगर पालिका ले रही है उस समय पे। कौन ले रहा है, हालांकि ठेके आगे दे दी जाते हैं, लेकिन वो शुल्क मेनली किस कौन ले रहा है, नगर पालिका ले रही है। ये किस पे आधारित हो सकते हैं, समय पे आधारित हो सकते हैं या एक मुश्त हो सकते हैं। ये क्या होता है, समय पे आधारित
एक तो क्या होता है समय पर आधारित, एक होता है एक मुश्त, एक मुश्त। अच्छा, ये समय पर आधारित का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आप आए, जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, आपने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की, तो बोलेंगे कि पहले 10 घंटे के लिए, 10 आवर के लिए क्या लगेंगे, आपका 10 रुपए किराया है। उसके बाद अगले 24 घंटे तक आपका किराया हो जाएगा 20 रुपए। फिर आप हर 24 घंटे के आपके 20-20 रुपए किराया लगता जाएगा। तो ये तक क्या हो गया, समय पे आधारित हो गया, है ना। फिर ये कह देंगे अगर आपने 1 महीने तक आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ाई रखते हो, तो हम क्या करते हैं, आपसे सिर्फ 600 रुपए चार्ज करेंगे। तो ये तक क्या होगा, समय के आधारित है। एक हो गया एक मुफ्त, आप सिंपल गए, जाते से उन्होंने बोला 20 रुपए ला दो भाई पार्किंग के। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, वो क्या बोलते हैं आपसे कि भैया 20 रुपए दे दो आप। आपने 20 रुपए दे दी, गाड़ी पार्किंग खड़ा रखी, उसके अच्छे वो 1 दिन खड़ी रहे, 2 दिन खड़ी रहे, 5 दिन खड़ी, 10 दिन खड़ी रहे, वो गाड़ी अपने वहीं खड़ी रहेगी। और जब लेके जाएंगे तो 20 रुपए दिए वापस से गाड़ी क्या कर सकते हैं, वापस लेकर के जा सकते हैं। तो समझिए इतनी चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं अपन भाई, नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री आदि रखने के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सड़क है ना, अच्छी व्यस्तम सड़क है, कोई बढ़िया अपने 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 दिमाग में सोच लो, आपकी कोई शहर की कोई व्यस्तम सड़क, उस सड़क पे किसी बंदे को दुकान बना रहे हो। अब दुकान बनाने के लिए आपको ईंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, आपके इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट दुकान के अंदर तो रखने से रहा, तो क्या करे, सड़क पर रखेगा। जब सड़क पर रखा जाता है तो म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, इसके लिए चार्ज वसूलती है। क्या कर वसूलती है, चार्ज वसूलती है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल का क्या कर रहे हो आप, प्रयोग कर रहे हो। तो सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री आदि रखने पर इसके लिए क्या किया जाता है, चार्ज वसूला जाता है। ये बात है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य कोई भी नागरिक सेवा चार्ज जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत है। सिंपल सी बात इन्होंने और बताई कि वो कोई भी किसी प्रकार का चार्ज हो जो राज्य सरकार के अंडर आता हो, ये क्या कर सकती है, वसूल सकती है। कौन, नगर पालिका। आते समझाया। धारा नंबर 104, देखो दोबारा से बताता हूँ। धारा नंबर 101 में हमने देखा कि आंतरिक जो इनके पास राजस्व आता है कितने प्रकार से आता है, 3 प्रकार से आता है। या तो टैक्स लगाएंगे, या कोई जुर्माना वसूलेंगे, या फिर कोई फीस वगैरह चार्ज करेंगे। 3 तरीके से आता है। फिर हमने 102 में देखा कि राज्य सरकार कुछ कर बताती है जो आपको इनको अध्यारोपित करने होते हैं। तो बाध्यकारी कर कौन कौन से वो देखे हमने। फिर हमने 103 का देखे और कौन कौन से कर जो राज्य सरकार इनको दे सकती है, उनके बाद देखे। फिर हमने 104 में क्या देख रहे हैं कि वे कर जिनको टेम्परेरी बेसिस पे लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे। आप इनका यूज करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। पार्किंग आप यूज करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। सार्वजनिक स्थान पे आपने सामग्री का यूज करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो इस प्रकार के कर लगाए जा सकते हैं। धारा 104। अब बात करते हैं धारा 105। धारा 105 में हम बात करेंगे जुर्माने की बात करेंगे। जुर्माना, जुर्माने की बात करते हैं। अच्छा, जुर्माने के अंदर क्या कुछ हो सकता है, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस के लिए फीस क्या की जा सकती है, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस के लिए क्या की जा सकती है, फीस ली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सिंपल लाइसेंस ही बनवाने के चले गए ना, ड्राइविंग लाइसेंस की बनाने चले गए, तो उसके लिए फीस ली जाएगी आपसे। या आपने कोई एक घर बना रहे हो और घर के अंदर आपने क्या चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे कमर्शियल पर्पज भी यूज करना चाहता हूँ इसको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो तो फैक्ट्री बनाने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। आप कोई पशु पालना चाहते हो अपने घर पे, कई जगह प्रतिबंधित होता है, तो वहां पे भी क्या की जा सकती है, आपसे फीस वसूली जा सकती है। या किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस बनवाने जाते हो तो फीस दे के आते हो, ये बताया जा रहा है। उसके बाद प्लम्बर या सर्वेक्षण करता, आपके नगर पालिका के अंदर एक ऑथराइज क्या बना दिया जाता है, प्लम्बर बना दिया जाता है, या फिर सर्वेक्षण करता बना दिया जाता है। उनसे क्या लिया जा सकता है, फीस ली जा सकती है कि हम आपको क्या करेंगे, प्लम्बर बना देंगे। अब सरकारी काम जितने भी सारे आप करोगे, तो आपसे क्या किया जा सकता है, पैसे वसूले जा सकते हैं। मांस मछली आदि की दुकानें, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है कि आप यहाँ पे ये दुकानें नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिर भी नगर पालिका चाहती है कि यार जो लोग खाने वाले हैं उनके लिए तो एक आधी दुकान होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हर कोई ना खोल के बैठ जाए वहां पे, हर कोई वहां पे ऐसी गंदगी ना करे, इसलिए क्या किया जाता है, एक व्यक्ति से कुछ शुल्क लिया जाता है और उसको परमिशन दी जाती है कि आप ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे दुकान लगा सकते हो। उसके बाद नलकूप लगाने के लिए फीस सिंपल है। नर्सिंग होम या फिर अस्पताल बनाने के लिए, आप कोई भी नर्सिंग होम बना रहे हो या फिर अस्पताल बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, कोई ना कोई फीस देनी पड़ेगी सरकार को, है ना। और वो सरकार फीस खुद तो लेगी नहीं, किससे लेगी, नगर पालिका से, म्युनिसिपैलिटी से लेगी। जाते क्या इस बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 105 धारा के अंदर और क्या क्या है। आप क्लिनिक, है ना, क्या है, क्लिनिक, क्लिनिक, अस्पताल, फैक्ट्री फीस। आपने कोई क्लिनिक बना लिया, कोई अस्पताल बना लिया या कोई फैक्ट्री बना रखी है, तो उसके लिए फीस वसूली जा सकती है। सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, भंडार गृह, बूचड़ खाने इत्यादि के लिए फीस ली जा सकती है। आप कोई भी सिनेमा हॉल बनाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारे पैरामीटर रखने पड़ेंगे, वहां पे वॉशरूम की व्यवस्था हो, आपको वहां पे अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो, आपके वहां पे
इमरजेंसी एग्जिट हो, आपके वहाँ पे सफाई की पूरी व्यवस्था हो, तो इन सब के लिए क्या होता है, उनको फीस देनी पड़ती है पहले सरकार को जाकर कि हाँ जी हमने सारा कुछ कर रखा है, आप आओ सर्वेक्षण करके जाओ हमारा। तो सर्वेक्षण करने के लिए फोकट में थोड़ा आएगा बंदा, तो उससे पहले फीस जमा करानी पड़ती है कि हमने क्या किया, लाइसेंस लिया जाता है। थिएटर सिनेमा हॉल एक ही बात है, रेस्टोरेंट के लिए भी आजकल बना दिया। से पेट्रोल पंप पे आजकल होता है ना कि आपको एक हवा भरने वाला मिलना चाहिए, आपको एक वहाँ पे पानी पीने का साफ मिलना चाहिए, उसके बाद आपको साफ वहाँ पे वॉशरूम मिलना चाहिए, है ना, ये सुविधाएं आती है। वैसे इसके अंदर रेस्टोरेंट में जो भंडारगृह है, आपने क्या कुछ सब्जी को प्रिजर्व कर रहे हो, कहीं पे रख रहे हो, उसके लिए भंडारगृह के लिए आपको परमिशन लेनी होती है। बुचड़ खाना जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, स्लेटर हाउस, है ना, जहाँ पे पशुओं को क्या किया जाता है, काटा जाता है, इनके लिए क्या किया जाता है, इनसे फीस वसूली जाती है कि आप हर कोई नहीं खोल सकता, तो हम किसी को पर्टिकुलर बंदे को लाइसेंस देंगे, लाइसेंस के बदले हम क्या लेते हैं, उनसे कुछ फीस लेते हैं। या फिर आता है जानवरों को पालने के लिए फीस। आप देखोगे बड़े बड़ी जो सोसाइटीज होती है, वहां पे गाय पशुओं को रखने के लिए पाबंदी होती है ना, आमतौर पे कुत्तों के लिए होती है, कई लोग कुत्ते को पालते हैं, कई लोग कुत्तों नहीं पालते, लेकिन हाँ आप गाय नहीं पाल सकते, वहां पे भैंसे नहीं पाल सकते, भेड़े नहीं पाल सकते, बकरियां नहीं पाल सकते। तो ऐसी कई सोसाइटी होती है जहाँ पे ये होता है कि आप, या कोई एक नगर पालिका है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जो पोर्ट्स इलाका है, वहां पे बोले कि नहीं आप यहाँ पे ना गाय नहीं पाल सकते, तो गाय ढां भां करती रहती है और पड़ोसी उससे क्या होते हैं, परेशान होते हैं, इस वजह से क्या नहीं करोगे, आप यहाँ गाय नहीं पाल सकते। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने एक अच्छा शेड बना रखा है, अच्छा उसके रखने के लिए व्यवस्था है, मैं यहाँ पे गाय पालना चाहता हूँ, तो उनको बकायदा एक फीस देनी पड़ेगी नगर पालिका को। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। बैलगाड़ियां सिंपल है, बैलगाड़ियां यानी कि जो कारों के अलावा जो भी यूज हो रहा है, अब ये बैलगाड़ियां ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई व्यक्ति अपने घर पे रख के बैलगाड़ी बैठा है, ये क्या है, कोई ना कोई पर्पज के लिए यूज होगी, वहां पे यूज होगी, तो इससे भी टैक्स वसूला जा सकता है। जन्म मृत्यु आदि के प्रमाण पत्र के लिए, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए, जैसे हम देखते हैं किसी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो हम जाते हैं नगर पालिका में, जाते हैं बकायदा 200-300-400 रुपए जो फीस होती है देते हैं, फिर वो हमारे को जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है। वैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र जब लेने होता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हम जाते हैं। जाते की बातें समझ में आ गई, नेक्स्ट देखते हैं। धारा 106, धारा 106 के अंदर क्या होता है, विकास प्रभार, यानी कि विकास से संबंधित कुछ चीजें होती है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट से संबंधित। डेवलपमेंट के अंदर क्या है, कई बिल्डिंगों को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर दिया जाता है कि आप 14 मीटर तक की क्या कर सकते हो, एक बिल्डिंग बना सकते हो। अगर आपकी बिल्डिंग का साइज 14 मीटर से अधिक है, तो आप पे क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, आप पे कुछ ना कुछ फीस चार्ज किया जाएगा, क्योंकि अगर आप 14 मीटर से ऊपर बना रहे हो तो उसके सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपसे टैक्स वगैरह लिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, 14 मीटर हाईलाइट कर लेना। उसे विद्यमान क्षेत्र को पुनः विकास के अनुसार विकसित करने के लिए चार्ज। मान लो आप इसको ऐसे समझना, कोई एक ऐसी, आप सिंपल से ऐसे समझे, मान लो कोई बिल्डिंग है जो कितनी है, 14 मीटर की है ना, 14 मीटर की है, या मान लो अपन मानते हैं कोई 10 मीटर की बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, इसको तुड़वा दिया, तुड़वा कर क्या किया जा रहा है, एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसकी हाइट है 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर की इसकी हाइट है। तो उस समय पे क्या किया जाएगा, इस बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से इनसे क्या लिया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा। अब ये टैक्स कैसे कैसे वसूला जाएगा, अगर ये पहली बार बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तब तो क्या होगा, टैक्स देगा कौन, इसका बिल्डर देगा, ठीक है। और अगर ये पुरानी कोई बिल्डिंग थी, उसको कोई तुड़वा करके वापस से बड़ी बिल्डिंग बनवा रहा है, यानी कि तो यहाँ के स्थानीय निवासियों जो इस बिल्डिंग के अंदर पहले रह रहे थे, वो क्या करेंगे, इस टैक्स का भुगतान करेंगे। यही सिंपल सी बात है कि नई योजनाओं में यह चार्ज निर्माण से पहले डेवलपर से वसूला जाएगा, विद्यमान योजनाओं में या पुनर्विकास के दौरान यह चार्ज निवासियों से क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। इसका 14 मीटर से अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो, यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। 106 हो गया। धारा नंबर 107, धारा नंबर 107 में बताया गया कि ठीक है आपने सब पे टैक्स लगा तो दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जिन पे टैक्स नहीं भी तो लगाया जाएगा, है ना, तो वो देखते हैं कौन कौन सी चीजें, तो कौन कौन सी चीजें, सिंपल सी बात है, वे संस्थान जो केंद्र सरकार के होंगे, सरकारी होंगे, उन पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, या वे संस्थान जो राज्य सरकार के होंगे उन पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, या वे संस्थान जो नगर पालिका के खुद के होंगे उन पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सिंपल सी बात है, तीन ही है इसके अंदर। कौन कौन से हैं, ऐसी संपत्ति जो नगर पालिका में निहित हो पर नगर पालिका कर नहीं लगा सकती, कौन कौन सी है, ऐसी भूमि भवन संपत्ति जो केंद्र या राज्य सरकार में निहित हो कर नहीं लगाया जा सकता, यदि उपरोक्त संपत्तियां वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा रही है, मान लो कोई राज्य सरकार की प्रॉपर्टी या केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको आप कमर्शियल यूज कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, कमर्शियल यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। या फिर ऐसे कर जो केंद्र सरकार की संपत्ति और 26 जनवरी 1950 से पहले उस पर टैक्स लग रहा हो, उस पर भी आप क्या लगा सकते हो, टैक्स लगा सकते हो।
26 जनवरी 1950 मतलब अपने संविधान लागू होने से पहले अगर कोई सरकारी संपत्ति थी जिसको टैक्स लग रहा था तो इस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार किसी भी कर को मुक्त कर सकती है, किसी भी को कर से मुक्त कर सकती है। सिंपल सी बात है, राज्य सरकार चाहेगी भाई इसके ऊपर आपको कर नहीं लगाना तो नहीं लगाना, कर लगाने की पावर दे कौन रहा है, राज्य सरकार तो दे रही है। अब राज्य सरकार ने कह दिया कि इसके ऊपर आपको कर नहीं लगाना तो वो कहेंगे ठीक है भाई नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है ना। क्या तक आएगा समझ में। अब बात करते हैं अपन धारा नंबर 108। देखो भाई, धारा नंबर 108 और धारा नंबर 109 को अपन पहले समझते हैं। दोनों धाराएं एक ही जैसी है, आपको हाथों हाथ पूरी समझ में भी आ जाएगी, है ना। देखो, धारा नंबर 108 और 109 को एक साथ समझ लेते हैं। धारा नंबर 108 या 109 क्या बताती है कि जब भी हमें कोई कर लगाना होगा, राज्य सरकार ने दे दिया कि ये कर लगाना है ना, तो अब हमें कर लगाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान बनाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, ये है नगर पालिका। नगर पालिका दो प्रकार से मीटिंग बुलाती है, एक तो होती है सामान्य, एक होती है विशिष्ट। सामान्य मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 2 माह में एक होनी जरूरी है और मिनिमम 6 एक वर्ष के अंदर होनी बहुत जरूरी है। मिनिमम 6 होनी एक वर्ष के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। तो सामान्य और ये क्या है, विशिष्ट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हम जब कोई भी कर के बारे में बात करें तो सामान्य मीटिंग बुलाएंगे। अच्छा, सामान्य मीटिंग बुलाया, इनमें हमने क्या कर दिया, कर के बारे में बता दिया कि हम ये फलाना फलाना कर है, ये क्या कर रहे हैं, हम अध्यारोपित कर रहे हैं। तो इसके लिए 2 प्रकार से पास होता है, एक तो सामान्य बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से। तो इन दोनों बहुमतों में से किसी में, जैसे सरकार ने कह दिया आप सामान्य बहुमत से कर लेना। सामान्य बहुमत का मतलब हो गया कि इस प्रकार से 50% से ज्यादा ये होना चाहिए, बस वोट कितने होने चाहिए, 50% से प्लस वोट होने चाहिए, 50% प्लस एक वोट ही क्यों ना हो। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कोई एक विधेयक है जिसमें बोला कि टैक्स लगाना है, 100 लोग हैं वोट करने वाले, 49 लोगों ने कहा कि नहीं भी टैक्स नहीं लगाना, 51 लोगों ने बोल दिया कि टैक्स लगाना है, तो टैक्स क्या हो जाएगा, लग जाएगा। सिंपल सी बात है, इसे बोलते हैं सामान्य बहुमत। विशेष बहुमत बोलते हैं जिसके लिए सरकार पहले से कह दे कि यार ये टैक्स थोड़ा सा ना टिपिकल सा लग रहा है, तो आप एक काम करना, इसके अंदर ना 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। और 3/4 का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो 100 लोग हैं तो उसके 75 लोगों ने अगर यस किया ना तो ही वो कर लगेगा, ठीक है, और 25 लोगों ने ना कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 75 लोगों का यस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बात समझ आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, इनमें से इस प्रकार से आप क्या करोगे, पास कराओगे। इसकी क्या करोगे, आप अधिसूचना जारी करोगे। क्या करोगे, अधिसूचना, कि हम इस प्रकार का क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। अब इस अधिसूचना के बाद में 1 महीने का टाइम दोगे। कितने टाइम दोगे, 1 माह का टाइम दोगे। इस 1 माह के अंदर आप क्या करोगे, कोई आपत्तियां कोई व्यक्ति लगाना चाहे तो, मान लो किसी व्यक्ति को इस टैक्स से आपत्ति है, फिर आप आपत्तियों को लोगे और आपत्तियां लेने के बाद उसका निपटारा करोगे। आपत्तियों का निपटारा करके राज्य सरकार को भेज के पूरा अनुमोदन सब कुछ करवा लिया, फिर आप क्या करोगे, गजट में प्रकाशित करोगे। क्या प्रकाशित करोगे, गजट में प्रकाशित करोगे। और जैसे आप गजट में प्रकाशित करोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये कर लागू हो जाएगा। सिंपल सी बात का ध्यान रखना, नगर पालिका क्या करती है, 2 प्रकार की मीटिंग बुलाती है, सामान्य और विशिष्ट। जब आपको कर लगाना हो तो उसके लिए कौन सी मीटिंग बुलानी है, सामान्य मीटिंग बुलानी है। सामान्य मीटिंग के अंदर कितने प्रकार से होता है, सामान्य बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। इन दोनों में से किसी के साथ भी आपने पास किया, विशेष बहुमत से पास किया, तो आपको बाद में क्या करनी होगी, अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको 1 माह का समय लेना पड़ेगा। 1 माह के समय के अंदर आप क्या करोगे, आपत्तियां लोगे, आपत्तियों से आप गजट में बाद क्या कर दोगे, इसको प्रकाशन कर दोगे। तो ये है 108 और 109 आर्टिकल। अब इसको समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कर को अध्यारोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है। केवल धारा 103 में दिए गए कर लगाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात, कर या प्रस्ताव सामान्य सभा में पारित किए जाएंगे। ये बताया था ना मैंने आपको, कौन सी सभा है, सेकंड, सामान्य सभा के अंदर क्या किए जाएंगे, पारित किए जाएंगे। अच्छा, कर के लिए उत्तरदायी प्रकृति। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या चीजें होगी, कर के लिए कैसी प्रकृति होगी, कर की, कर से मुक्त व्यक्ति कौन हो सकता है, वह राशि जिस पर कर लगाना हो, या वह व्यक्ति जो इस कर से मुक्त होगा। सारी चीजें देखेंगे अपन इसके अंदर। और क्या क्या देखेंगे, कर की दर कितनी होगी, मूल्यांकन का आधार होगा कि भाई अपन किस व्यक्ति पे कर लगाया जाएगा, है ना, किस व्यक्ति को छूट मिलेगी। सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। जैसे हमारा संकल्प वहां से पारित हो गया, विशेष बहुमत या किसी बहुमत से संकल्प पारित हो जाने पर इस संबंध में नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नोटिस प्रकाशित किया, अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर 1 माह में उपरोक्त प्रस्ताव पर आपत्तियां मांगी जाएगी, और आपत्तियां जैसे ही सही होगी, आपत्तियां लागू होगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये टैक्स लागू कर दिया जाएगा। गजट में इसका क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको सारी चीजें, है ना। ये की जाती है धारा 108।
धारा 109 क्या कह रही है, कर का अधिरोपण किस प्रकार से होगा। कर लगाने के लिए सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव क्या करना होगा, पारित करना होगा। कर लगाने के लिए अभी क्या बताया था मैंने आपको, ये रहा विशेष बहुमत, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, पारित किया जा सकता है। कर लगाने के संबंध में गजट सूचना जारी करनी होगी। जैसे ही कर लगाया उसका गजट में क्या निकालना पड़ेगा, हमें सूचना जारी करनी होगी। यदि कर वार्षिक आधार पर लिया जाना है तो निम्न में से किसी एक दिन से प्रारंभ होगा, 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से या 1 अक्टूबर से। रीजन क्या है, सुनो मेरी बात को ध्यान से ना, इसको हम समझते हैं इस हिसाब से। देखो जैसे कि मान लो कोई टैक्स लगाना है ना, तो टैक्स क्या होगा, वार्षिक हिसाब से होगा। जैसे अपने महीना स्टार्ट होता है अपना वर्ष, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर के कहां तक रहता है अपना, मार्च तक रहता है। तो हमें क्या लगाना होगा, टैक्स हमें से 1 साल के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर कोई मान लो फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होने के बाद में हमने कोई कर अधिरोपित किया, मान लो अगस्त को कर दिया, कब कर लिया, अगस्त को, तो हम क्या करेंगे, 1 साल को क्या करेंगे, क्वार्टरली बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे, क्वार्टरली बांट लेंगे, और उनको बांटने के बाद में 1-1 तारीख से ही हम क्या करेंगे, कर लगाएंगे। जैसे पहले क्वार्टर के अंदर महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च, अगर जनवरी फरवरी में स्टार्ट करें तो हम जो अगर फरवरी होगा या मार्च होगा उसको छोड़ देंगे, अगले क्वार्टर की 1 तारीख को स्टार्ट कर देंगे। अगर इस क्वार्टर के महीनों को 3 महीनों के अंदर हमने कोई ना कोई फैसला लिया तो अगले क्वार्टर के स्टार्ट कर देंगे। समझो ये बात, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि यदि कर वार्षिक आधार पर लिया जाना हो तो निम्न में से किसी एक दिन प्रारंभ होगा। अगर वो जनवरी के अंदर स्टार्ट होगा तो जनवरी के अंदर होगा, अगर मान लो मार्च के अंदर ये स्टार्ट हुआ तो मार्च के अंदर नहीं होगा, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अप्रैल मई जून के अंदर मान लो हमने कोई स्टार्ट किया तो जून में नहीं, फिर जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में हमने स्टार्ट किया तो कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर में स्टार्ट होगा। समझ आएगी। उसके नवंबर में या दिसंबर में हमने कोई स्टार्ट किया तो कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। वो चल के कहां तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल ईयर तक जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर अपना 1 साल का चलने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिमासिक आधार पर केवल लागू होने वाले वर्ष के लिए ही लागू किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से प्रारंभ से कर वार्षिक आधार पर ही लिया जाएगा। जो त्रिमासिक जो क्वार्टरली हम बता रहे हैं 3 महीनों के हिसाब से बता रहे हैं, वो सिर्फ उसी साल लिया जाएगा जिस साल हमने क्या किया है उसको लागू किया है। उसके बाद से कैसे लिया जाएगा, वार्षिक आधार पर ही कर लिया जाएगा। कर लगाने से पूर्व कर संबंधी सभी नियम प्रकाशित करने होंगे। आप अगर किसी भी प्रकार का टैक्स ले रहे हो तो आपको पूरे के पूरे नियम बताने होंगे कि हम ये टैक्स ले रहे हैं, ये टैक्स इसके लिए ले रहे हैं, ये टैक्स के लिए ये जिम्मेदार होंगे, इनको टैक्स में छूट मिलेगी, इतने % ग्रांट मिल सकती है, इतने % सब्सिडी मिल सकती है। हमें हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यदि कर को निर्धारित अवधि के लिए लगाया गया हो तो वह निर्धारित अवधि के बाद नहीं लगाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, बाद में नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बकाया कर की वसूली उस अवधि के बाद भी की जा सकती है। मान लीजिए कोई एक हाउस टैक्स लगाया गया था कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि आपको क्या करने हैं, मान लीजिए किसी पे टैक्स बकाया 500 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है ना, कुछ ज्यादा ही रखते हैं पर कम क्यों रखे अपन। मान लीजिए किसी पे बकाया टैक्स है 500 करोड़ रुपए का, उस बंदे ने टैक्स नहीं दिया, भरा नहीं टैक्स, मान लो 20 साल तो टैक्स नहीं भर रहा है, लेकिन 20 साल बाद टैक्स क्या हो गया, हमने कर दिया टैक्स, 20 साल बाद ये टैक्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं हो कि 20 साल बाद टैक्स को खत्म कर दिया तो भाई ये 500 करोड़ ये भी गए, ना ना, ये आपको भरना ही पड़ेंगे। क्या टैक्स खत्म कर दिया उसे, कोई बात नहीं, टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन जो टैक्स उस टाइम पे लगाया गया था वो टैक्स आपको पूरा का पूरा भरना ही पड़ेगा। यही बात कहां बताई गई है, इसके अंदर बताई गई है कि यदि कर को निर्धारित अवधि के लिए लगाया गया हो तो वह निर्धारित अवधि के बाद नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बकाया कर की वसूली उस अवधि के बाद में भी की जा सकती है। यहां तक यही बात समझे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, उसका देखो धारा 110। धारा 110 सिंपल सी बात कहती है करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। क्या कहती है, करों में अगर हमने कोई टैक्स लगाया है उस टैक्स को हमें कम करना है, उस टैक्स को बढ़ाना है, उस टैक्स को माफ करवाना है, किसी के लिए कोई भी परिवर्तन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। सिंपल सी बात है, कर को परिवर्तित या समाप्त करने के लिए धारा संख्या 108 और धारा संख्या 109 की प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा। क्या करना होगा, हमें सामान्य बैठक बुलानी होगी, उसके अंदर से विशेष प्रस्ताव लाना होगा, इस विशेष प्रस्ताव को हमने पास करवाना होगा, पास करवाने के बाद में हमने के लिए एक याचिका जो अधिसूचना जारी करनी होगी, उस अधिसूचना के बाद हमें आपत्तियां लेनी होगी, आपत्तियों का निपटारा करना होगा, उसका गजट में प्रकाशन करना होगा। सारी की सारी प्रक्रिया में क्या करनी पड़ेगी, वापस से दोहरानी पड़ेगी। ये क्या बताएगा, धारा नंबर 110 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 111। धारा 111 में क्या है, कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। सिंपल सी बात है, अगर आप कर लगा रहे हो, ठीक है,
लेकिन अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि यार ये जो कर लगाया गया है वो ढंग का नहीं लगाया गया है, या इससे जनमानस पे थोड़ा गलत प्रभाव पड़ सकता है, या जो कर लगाया जाए अच्छी अवधि के लिए नहीं लगाए गए हैं, तो सरकार क्या कह सकती है कि रुको, थमो, है ना, आप क्या करो, इस कर को एक बार के लिए रोक दो, आप 1 साल के लिए नहीं लगा सकते इस कर को। या क्या कह सकती है, इस कर को स्थगित कर सकती है। या क्या कर सकती है, उसको बोल सकती है आप थोड़ा टाइम बाद लगाना इसको, या उसमें कुछ संशोधन की बात कर सकती है ना, ये तो बातें होगी। तो सबसे पहले क्या है, राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, कर को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है, भी रुको एक बार मत लगाओ इसको, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए आप इसको नहीं लगा सकते। या क्या कर सकती है, कर को बंद कर सकती है, भैया आपको कर को बंद करना पड़ेगा, खत्म करो, ये कर नहीं लगाना आपको, गलत है ये कर आप जो लगा रहे हो। तीसरा क्या कर सकती है, कर में सुधार करवाना। कर में कह सकती है आपको क्या करो, सुधार करो, इसके अंदर सुधार करने की आपको क्या है, आवश्यकता है। तो धारा क्या नंबर होगी, 111। देखो दोबारा से देखते हैं। हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या देखा था कि ये एक राजस्व के, जो नगर पालिका का राजस्व होता है उसके बारे में हमें बताएगी। ये धारा 101 से लेकर के 140 तक चलती है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले देखा कि राज्य सरकार कुछ कर क्या कर सकती है, नगर पालिकाओं को दे सकती है। तो हमने वो बाध्यकारी कर पढ़े कि राजस्व किस प्रकार से आता है। तो राजस्व किस किस प्रकार से आएगा, नगर पालिकाएं कुछ कर लगा सकती है, एक तो खुद लगा सकती है, एक उनको राज्य सरकार दे सकती है, ठीक है, कर लगा सकते हैं, इससे उनका टैक्स लगा सकते हैं, इससे उनका क्या बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। अब इसके साथ साथ हमने देखा कि ये क्या कर सकती है, कुछ जुर्माने लगा सकती है, तो हमने वो जुर्माने देखे। कुछ वो फीस चार्ज कर सकती है, हमने वो देखे। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें देखी कि छूट किस किस प्रकार से दी जा सकती है। यहाँ तक की चीजें देखने के बाद हमने देखना स्टार्ट किया कि जो नगर पालिका है वो अगर कोई कर लगाती है, कोई नया टैक्स लगाती है, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। 108 और 109 धारा के हमने ये देखा कि हम सबसे पहले एक सामान्य बैठक बुलाएंगे, सामान्य बैठक के अंदर प्रस्ताव को रखेंगे, प्रस्ताव रखने के बाद में क्या क्या प्रक्रिया को फॉलो की जाएगी, विशेष प्रस्ताव से किया जाएगा या सामान्य बहुमत से किया जाएगा, है ना। फिर हम उस टैक्स को लेने के बाद में फिर हम आपत्तियां दर्ज करवाएंगे, आपत्तियों का निपटारा करेंगे, आपत्तियों का निपटारा करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको गजट में प्रकाशित करेंगे, हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे। 109 के अंदर भी हमने सेम टू सेम यही बात देखी थी। उसके बाद हमने 110 के अंदर देखा कि नगर पालिका क्या कर सकती है, अगर मान लो उसको करों के अंदर कोई टैक्स के अंदर को सुधार करना उसको, तो सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सुधार की व्यवस्था देखी हमने। सुधार के बाद हमने देखा कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार की इसमें क्या क्या दायित्व बनते हैं, राज्य सरकार इसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकती है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, धारा नंबर 111 के अंदर कर को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है, कर को बंद कर सकती है, कर में क्या कर सकती है, किसी भी प्रकार का सुधार कर सकती है। धारा नंबर 111 भी अपनी क्या होती है, यहाँ पे समाप्त होती है। बाकी आप इन धाराओं को पढ़िएगा, 7वां नंबर चैप्टर है, आराम से करते जाएंगे, चीजें सिर्फ और सिर्फ समझने वाली है। क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन भी एकदम समझने वाले, एकदम सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।